कैसे हैं आप लोग। इससे पहले आप लोगों ने जो ये टॉपिक ये जो बुक स्टार्ट की थी मर्केंटाइल लॉ की, उसके बारे में हमने जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, उसी फर्स्ट चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है या कह सकते हैं जो सेकंड लेक्चर है, वो आज हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। इससे पहले वाले जो लेक्चर है उसका वीडियो हम आई बटन में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग जाकर देख लीजिएगा और उसमें कोई इशू आता है तो वो क्वेश्चंस भी पूछ लीजिएगा। आप लोगों के साथ आज जिस चीज़ का हम इंट्रैक्शन करेंगे या जिस चीज़ का टॉपिक को कवर किया जाएगा वो है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताने से पहले ये आप लोगों को बिल्कुल निश्चित होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, और कॉन्ट्रैक्ट अगर अच्छे से समझ में आ गया तो बाकी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। अभी जो बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता दिया गया था कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स होता है वो एक्चुअली किसे कहते हैं, लेकिन कितने तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वहाँ पर इसको आज हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जांपल। इसको आप लोगों के साथ क्लियर करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर बोर्ड पर व्हाइट बोर्ड पर देख सकते हैं कि हमने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये हमने यहाँ पर लिख रखे हैं। तो इसमें से करीब 5 कॉन्ट्रैक्ट जो आते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वैलिडिटी और इन्फोर्सिबिलिटी, फॉर्मेशन एंड परफॉर्मेंस। ये 3 तरह के जो कह सकते हैं कि मेन हेडिंग होती है, इनके अंदर कुछ सब हेडिंग्स के रूप में जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स है वो देखे जाते हैं। जो सबसे पहला है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, चौथा है लीगल एग्रीमेंट और पांचवा है अनइन्फोर्सेबल एग्रीमेंट, अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। जिसके अलावा जो फॉर्मेशन में आता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ई.कॉम कॉन्ट्रैक्ट्स, और लास्ट वाले में जो परफॉर्मेंस में इसमें एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट आता है। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 2 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, बिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये इतने तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। एक चीज़ और क्लियर करते हैं, यहाँ पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये बनाए क्यों जाते हैं, उसके पीछे अलग अलग सिचुएशंस भी होती हैं, अलग अलग रीजंस पे होते हैं, और उस रीजंस की वजह से जो ज़रा सी चीज़ें हैं कॉन्ट्रैक्ट में वो चेंज हो जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता है, बस एक छोटे सी चीज़ को लेकर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरी तरह से बदल जाता है और उसमें नए तरह के कह सकते हैं कि सेक्शंस यूज़ किए जाते हैं। अब यहाँ पर जो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें हम लोग देखना चाहते हैं वैलिडिटी और इन्फोर्सेबिलिटी। ठीक है। जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं किस तरह से होते हैं, उसको किस तरह से लागू किया जाता है लॉ के द्वारा, इसके बारे में पूरी डिटेल समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो आप लोग बहुत सीधे सी चीज़ जानते हैं या सभी लोग जानते हैं कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो 2 लोगों के बीच में किया जाता है, यानी कि एक ए है और दूसरा बी है, हम दोनों ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया और उस कॉन्ट्रैक्ट पर दोनों की सहमति है और उसका लेन देन भी हुआ और चीज़ें फाइनल हुई, तो इसको हम लोग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के रूप में जानेंगे। अब यहाँ पर एक एग्जांपल भी इसके बारे में दिया गया है कि जैसे ए और बी है वो क्या है, एक तरह से कह सकते हैं कि एक कुछ चीज़ परचेस करना चाहता है, दूसरा कुछ चीज़ खरीदना चाहता है और उसके लिए कीमत तय हो गई कि इतने रुपए में वो परचेस करेगा और दूसरा व्यक्ति उस चीज़ के लिए तैयार भी हो गया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये एक एग्रीमेंट हो गया और ये इनफोर्सेबल बाय लॉ है और ये पूरी तरह से वैलिड है। इसके अंदर लॉ के अगेंस्ट कुछ भी नहीं है और सारी चीज़ें स्मूथली चल रही हैं कि एक नॉर्मल जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो उस नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की तरह ये काम कर रहा है। तो इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो चीज़ आती है यहाँ पर ये समझने वाली, वैलिड के बाद वॉइड। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। सबसे पहले वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में एक बहुत छोटी सी जो लाइन होती है उसको समझना ज़रूरी है। जैसे ऐसी सिचुएशन जो ह्यूमन बीइंग्स के कंट्रोल में नहीं है और वो हो जाने के वजह से, उस तरह की कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाने की वजह से जब कोई कॉन्ट्रैक्ट अपने आप खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो उसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के रूप में जाना जाता है।
वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में चीज़ें क्लियर हो गई। अब यहाँ पर एक चीज़ हम अगर और इसको एलिब्रेट करना चाहें, इसको एग्जांपल की तरह लेना चाहें, तो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है कि मान लीजिए कोई एक्स है जिसने एग्री किया, ठीक है, विद द उसने एग्री किया एक बुक लिखने के लिए पब्लिशर के साथ, लेकिन असामयिक अचानक उसकी डेथ हो जाती है। अब अचानक डेथ हो जाने की वजह से जब वो व्यक्ति मौजूद ही नहीं है तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। यहाँ पर ह्यूमन के कंट्रोल से चीज़ें बाहर हो गई। ये एक ऐसी चीज़ हो गई जिसमें कि हम उसको कुछ कर ही नहीं सकते हैं, वो हमारे हाथ में ही नहीं। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स के रूप में माना जाता है। जैसे कि एक शुगर मिल के ओनर ने किसी को 1 टन, 5 टन या 20 टन एक शुगर देने की बात कही या कहा कि वो सेल करेगा किसी बिजनेसमैन के पास, लेकिन अचानक से उसकी शुगर मिल में, उसकी कंपनी में, फैक्ट्री में आग लग गई। अब आग लग जाने की वजह से उसकी सारी चीज़ें क्या हो गई, डैमेज हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, फायर में ख़त्म हो गई। अब उस कंडीशन में वो पर्सन वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो सप्लाई कर सके इतनी बड़ी क्वांटिटी की। तो ऐसी चीज़ एक ह्यूमन एरर है या ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट है। सॉरी, ह्यूमन नेचर तो नहीं कहेंगे, यहाँ पर यह कहेंगे कि एक ह्यूमन कंट्रोल्स के अगेंस्ट है, ह्यूमन के कंट्रोल्स में नहीं है। अब जब ह्यूमन के कंट्रोल में नहीं है तो इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो इसमें काउंट नहीं किए जाएंगे, इसलिए ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बाद एक नेक्स्ट हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसको समझने की कोशिश करें। अगर हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज़ बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। क्या? एक होता है कॉन्ट्रैक्ट का खुद ब खुद ख़त्म हो जाना किसी वजह से, दूसरा होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की एक व्यक्ति इस कंडीशन में होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सके। अब दोनों में अगर इसका हम इसकी मीनिंग एक्सप्लेन करना चाहें तो इसको इस तरह से हो सकता है कि मान लीजिए किसी एक व्यक्ति ने ए ने कुछ चीज़ परचेस करने के लिए दूसरे से बी से बात की या उसके साथ किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट किया या बात की, एग्रीमेंट हुआ, लेकिन उसके बाद बी ने क्या किया कि उस चीज़ को फोर्सफुली लेने की कोशिश की या गन पॉइंट पे या ज़बरदस्ती लेने की कोशिश की। अभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, फाइनली वो किसी डिसीजन पे नहीं पहुंचे थे, लेकिन बी ने क्या किया कि उसको ज़बरदस्ती लेने की कोशिश की। तो ऐसी कंडीशन में जो ए है जिसने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, ए पूरी तरह से इस कंडीशन में रहता है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सके, ख़त्म कर दे। ख़त्म करने की जो उसकी कह सकते हैं कि उसके पास पावर होती है और वो उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकता है। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट के ख़त्म करे जाने को उसको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में जाना जाता है। बात समझ में आई आप लोगों को? अब यहाँ पे इलीगल एग्रीमेंट्स किस तरह के एग्रीमेंट्स माने गए, इसमें बहुत सीधी सी बात बता दी गई कि ये ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जिनको लॉ मना करता है, परमिशन नहीं देता है, लेकिन फिर भी वो किए जाते हैं। तो इस तरह के एग्रीमेंट्स इलीगल एग्रीमेंट्स कहे जाते हैं। जैसे कि दो लोग आपस में शुगर ब्राउन शुगर की सेल का एग्रीमेंट कर लें, ठीक है। अब ब्राउन शुगर का की सेल वैसे भी इलीगल है, उसका एग्रीमेंट करना वो भी इलीगल होगा। तो इस तरह के एग्रीमेंट्स जो होते हैं वो इलीगल की कैटेगरी में आते हैं और इनका कोई कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता या किसी तरह का कोई एग्रीमेंट्स नहीं हो सकता है। यहाँ पर बहुत सीधी सी ये बात बताई गई कि जो पॉलिसीज़ को, पब्लिक पॉलिसीज़ को या पब्लिक को हार्मफुल करने वाले एग्रीमेंट्स होते हैं वो इलीगल एग्रीमेंट्स के रूप में जाने जाते हैं। अब यहाँ तक जो बात समझ में, इसके बाद है अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। यह हर इंसान की लाइफ में भी ये पॉसिबिलिटीज़ है कि डे टू डे के लाइफ में ये बहुत ज़्यादा हो सकता है या किसी को ना पता होने की वजह से इस तरह की सिचुएशन आ सकती है। कभी कभी ये देखा गया है कि जो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से इश्यूज आते हैं, डिफेक्ट आते हैं, तो उसको कुछ नहीं किया जा सकता है। वहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में जाना जाता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ बताएगी कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो पीरियड ऑफ टाइम, एक लिमिटेड टाइम के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन उसके बाद अगर आप कोई एक्शन लेते हैं तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट, उसका भी कोई मतलब नहीं रहता है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है कि मान लीजिए आप किसी से
कुछ उधार लेते हैं। मान लीजिए एक ग्रोसरी शॉप से आप कुछ परचेस करते हैं, लेकिन ग्रोसरी शॉप से उसने आपने उधार परचेस किया। अब उधार जिसने आपको दिया है वो भूल गया आपसे पैसे लेना, या उसने रेगुलर ध्यान नहीं दिया कि बाद में ले लेंगे, बाद में ले लेंगे, बाद में ले लेंगे, और ये वेट करता रहा कि आप दोगे। लेकिन ऐसे करते करते 3 साल हो गए। 3 साल के पीरियड के बाद वो गया आपसे कहने लगा कि भाई आपने इतने चीज का आपने हमारे यहाँ से 3 साल पहले लिया था, परचेस किया था, लेकिन अभी आपने उसका पेमेंट नहीं किया है। तो यहाँ पर उस आदमी या उस पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको पे करेगा या नहीं करेगा। हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हमारे यहाँ पर तो कुछ पॉसिबिलिटीज नहीं, क्योंकि लिमिटेशंस यहाँ पर, लिमिटेशन एक्ट यहाँ पर लागू हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सीधे और सिंपल से ये बताया जाएगा कि इतने साल बाद आप कहाँ थे। ठीक है, इस कंडीशन में आप किसी तरह से उसके अगेंस्ट उसके केस भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये लिमिटेशन एक्ट के अंदर आएगा और 3 साल के बाद किसी तरह का ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता, ये खत्म माना जाता है। तो इन फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा इस ध्यान को रखना है कि आपको अगर किसी ने आपसे कुछ उधार लिया है, ठीक है, तो उसकी वापसी 3 साल से पहले होनी चाहिए, या उससे पहले आप केस कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन वो 3 साल से पहले होना चाहिए। उसके बाद वो लिमिटेशन एक्ट के अंदर आके वो चीज़ खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी ध्यान रखना है आपको। तो उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल एग्रीमेंट और इनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये 5 कॉन्ट्रैक्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है फॉर्मेशन, फॉर्मेशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो इसमें देखिए बहुत सी चीजें यहाँ पर होती है, जैसे एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, कासी कॉन्ट्रैक्ट, ई.com कॉन्ट्रैक्ट्स। अब एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें, एक्सप्रेस जैसे वर्ड से समझ में आ रहा है कि एक आदमी अपनी इच्छा से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पर किस तरह के एक्सप्रेशंस जाहिर कर रहा है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, क्या बता रहा है कि एक व्यक्ति सिर्फ अपना एक्सप्रेस कर ले, यानी कि अपनी इच्छा को बता दे। अगर वो अपनी इच्छा को बता देता है तो वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग अगर लें, तो ए ने बी से क्या कहा है कि हम अपना हाउस सेल कर रहे हैं 2 लाख रुपए में, और बी ने इस बात को हाँ कर दिया कि ठीक है, ये 2 लाख रुपए हम पे करेंगे और हमें ये हाउस चाहिए। तो यहाँ पर उसने अपना एक्सप्रेस कर दिया, क्या है, इंटरेस्ट। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। इसके अलावा एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें क्या होता है कि ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो सिर्फ एक ही तरफ से कह सकते हैं किया जाता है। अब यहाँ पे किस तरह से आप मान सकते हो कि इम्प्लाइड हो जाएगा, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा देखते होंगे कि कुछ लोग ऐसे हैं कि सिर्फ एक तरफ से ही अपनी हामी भर देते हैं, लेकिन उस हामी पर जो सामने वाला है वो कुछ भी नहीं कहता है और उसके एक्शन का सपोर्ट करता है, ठीक है, या उसके एक्शन के साथ साथ चलता है। उसने किसी तरह की हामी नहीं भरी, हाँ नहीं किया, लेकिन यह है कि उसके एक्शन करने पर वो रोक भी नहीं रहा या मना भी नहीं कर रहा है। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल आप लोग कुली का ले सकते हैं। कुली क्या करता है कि जैसे ही गाड़ी से सामान कोई आता है उठता है, तो वो फौरन सामान पकड़ के उठाने लगता है, लेके चलने लगता है। तो यहाँ पर जो ओनर है लगेज का, वो मना नहीं करता है, वो एक्शन देखता है कुली का, और कुली क्या करता है, उसकी गाड़ी तक वो सामान पहुंचा देता है, लेकिन वो मना नहीं करता। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं कि एक तरफ से कॉन्ट्रैक्ट है, उसका एक्शन चल रहा है, लेकिन उस एक्शन पे दूसरे का मना न करना, ये भी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में आता है, जिसको एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट के रूप में जाना जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट है कासी कॉन्ट्रैक्ट। कासी कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करता है, आप जो कासी कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये बहुत मज़ेदार कॉन्ट्रैक्ट है और ये सबके बीच में कभी ना कभी होता रहता है। ये जर्नल लाइफ में भी होता है। जैसे आप लोग देखते हैं कि एक के साथ दो लोगों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में कभी कभी मिस हैपनिंग्स भी हो जाती है। मान लीजिए हमको किसी को पैसे उधार देने थे, लेकिन हमने उसको न देके गलती से किसी और को दे दिए। तो उस कंडीशन में क्या है कि वो कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है, कासी कॉन्ट्रैक्ट, कि वो वापस आपको उसी ओनर तक वो पैसे पहुंचाने होंगे या वापस देने होंगे जिसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, या जिसको आपको देना था सिर्फ,
उसको अगर आपने नहीं दिए तो उसको आपको वापस पे करना पड़ेगा। इसी तरह से कोई गुड्स डिलीवर होता है कहीं गलत जगह पे, तो उस कंडीशन में भी ये कॉन्ट्रैक्ट लागू होता है। कौशी कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि आपको जिस बंदे को या जिस पर्सन को आपको वो आइटम वापस रिटर्न पहुंचाना था, तो उस तक पहुंचाने की अभी आपके ऊपर लाइबिलिटी है, क्योंकि आपने सही बंदे तक वो प्रोडक्ट नहीं पहुंचाया। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को कौशी कॉन्ट्रैक्ट के रूप में जाना जाता है। इसमें बहुत मज़ेदार चीज़ ये है कि ये यहाँ तक नॉर्मली होता है क्या है कि लोग बड़े परेशान होते हैं। नॉर्मल लाइफ में बहुत टाइम आप देखते होंगे कि जो डिलीवरी बॉयज़ हैं वो अक्सर क्या करते हैं, ठीक है, कि कभी ये देखा गया है कि किसी चीज़ का जो डिलीवरी बॉय कहीं का प्रोडक्ट कहीं पर पहुंचा देते हैं, कहीं का प्रोडक्ट कहीं का पहुंचा देते हैं। और ये अगर पोस्ट ऑफिस में देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा होता है। पोस्ट ऑफिस वाले क्या करते हैं कि किसी का सामान ले जाकर किसी का पोस्ट कहीं पर ले जाके डाल देते हैं और किसी का पोस्ट कहीं पर ले जाके डाल देते हैं। तो उससे होता क्या है कि वो डिलीवरी रॉन्ग हो जाती, तो इस कंडीशन में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो वापस उसी बंदे तक वो डिलीवरीज पहुंचाए जिसकी वो एक्चुअली हकदार है। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को कौशी कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। अब E.com कॉन्ट्रैक्ट किस तरह के होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक मोड्स के कॉन्ट्रैक्ट के रूप में जाना जाता है। जैसे कि आप लोग ईमेल्स के थ्रू कुछ एग्रीमेंट्स कर लेते हैं, या SMS के द्वारा, या जो भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड्स में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो E.com के थ्रू किए जाते हैं। इसको कई तरह के कॉन्ट्रैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, जैसे माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में जाना जाता है, साइबर कॉन्ट्रैक्ट के रूप में भी जाना जाता है, EDI कॉन्ट्रैक्ट्स के रूप में भी जाना जाता है। तो कई तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स के रूप में इसको जाना जाता है। तो ये E.com कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर में आता है। तो यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एक एक करके पढ़ रहे हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में क्या है, एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। अब एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट्स को किस तरह से हम लोग देखेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट किस कंडीशन में आता है। एक्चुअली एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, या कुछ ऐसा इसके अंदर नहीं है जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने वाला हो, कि इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके बहुत ज़्यादा बताने की कोशिश की जाए। ये सिंपल से अगर एक वर्ड में हम समझना चाहें कि एक पर्सन कुछ सेल कर रहा है कैश में, और दूसरा क्या है कि उसको परचेज कर रहा है, तो एक पेमेंट करने वाला होगा और एक प्रोडक्ट को लेने वाला होगा। तो दो लोगों के बीच में जब हम किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट के रूप में जाना जाता है। अब आप लोग यहाँ पर कहेंगे कि सर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में डिफरेंस क्या है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, ना कि कैश की। यहाँ पर कैश इन्वॉल्व है, ठीक है, तो ये बात समझने की ज़रूरत है। और यहाँ पर हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट को लिया जा सकता है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जितने भी होंगे ये सब लिए जा सकते हैं, ठीक है, वो हुए हैं नहीं हुए हैं, बात हुई है, कुछ हुआ है कुछ नहीं हुआ है, ये सब कुछ इसमें आ जाता है। लेकिन इसमें सिर्फ हम लोग एक कैश डिलीवरी को ही लेकर चलते हैं। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ है एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट पहले क्या होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली उस कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं कि जिसमें एक बंदे ने दूसरे बंदे से कोई एग्रीमेंट किया कि ये काम आप फ्यूचर में कर दीजिएगा, इसके बदले में हम ये दे देंगे। ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि ये करेगा, दोनों ने एग्रीमेंट किया है कि फ्यूचर में ये चीज़ें होंगी, और ये दूसरे ने भी हाँ कर ली, लेकिन वो अभी लीगली किसी तरह से एक्शन उस पर नहीं किया गया या कुछ काम नहीं हुआ है, सिर्फ एक बातचीत हुई है। तो इस तरह के एग्रीमेंट को हम लोग एग्जीक्यूटिव एग्रीमेंट के रूप में जानते हैं। अब इसके अंदर में जो आते हैं वो दो तरह के एग्रीमेंट्स आते हैं, एक होता है यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट और एक होता बिललेटरल कॉन्ट्रैक्ट। अब यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट और बिललेटरल कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या होता है ये समझ। पहले तो मीनिंग समझ लेते हैं कि यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या। जो यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है इसमें ये बताया गया है कि एक व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, सिर्फ एक ही पर्सन है, वो दूसरी तरफ से उसमें किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मान लीजिए कि ए ने किसी बात का अनाउंसमेंट कर दिया, अब यहाँ पर कोई बी नहीं है, ठीक है, ना सी है ना डी है, कोई नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ए है जिसने एक अनाउंसमेंट की।
और अनाउंसमेंट किस तरह की हो सकती है, मान लीजिए किसी का भाई, किसी का बेटा, कोई लड़का गुम हो गया और ए ने अनाउंसमेंट कर दी कि अगर कोई व्यक्ति या कोई पर्सन मेरे बच्चे को ढूंढ कर ला कर देगा तो वो 5,000 रुपये या 50,000 रुपये हम उसको एज अ गिफ्ट या इनाम के रूप में देंगे, प्राइज देंगे। तो अब ए ने ये अनाउंसमेंट कर दी है, उसकी अपनी तरफ से एग्रीमेंट है, लेकिन बी सी डी कोई नहीं है। अब बी सी डी में से कोई भी एक पर्सन अगर गया और उसने उसके बच्चे को ढूंढ दिया और ढूंढ कर उस तक पहुंचा दिया तो अब एग्रीमेंट हो गया, अब ये कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसको 50,000 रुपये या 5,000 रुपये जो भी उसने अनाउंस किया था वो उसका भुगतान करेगा। तो यहाँ पर यूनिलेटरल की बात समझ में आई। अब बिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो बिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है इसके अंदर प्रॉमिस किया जाता है दोनों लोगों के बीच में, एक आदमी नहीं करता है, दोनों लोग करते हैं। अब ये कॉन्ट्रैक्ट दोनों लोगों के तरह किस तरह से हो सकता है? मान लीजिए दो लोग हैं, नॉर्मली प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा होता है, ए और बी दो लोग हैं, एक ने लैंड परचेस की 5 लाख की और बी ने हामी भरी, बी रेडी है, ए ने लैंड परचेस की बी से, बी ने तैयार है देने के लिए और सारे एग्रीमेंट सब कुछ हो गया, लेकिन ए ने क्या किया, बी को सिर्फ 3 लाख रुपए दिए, 2 लाख रुपए अभी नहीं दिए हैं। अब जब 2 लाख रुपए नहीं दिए हैं, 1 लाख रुपए दिए, तो बी ने क्या कहा, आप आपस में एक एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट किस तरह का है कि जैसे ही आप 2 लाख रुपए का आप भुगतान करोगे हम आपको लैंड के पेपर डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं वो हम आपके हैंड ओवर कर देंगे। तो ये पार्शियल कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं कि जो बचा हुआ होता है इन फ्यूचर कंप्लीट करने की बात की जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं कि बिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ समझने की बात बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, और तो उम्मीद है कि ये सारे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब एक शॉर्ट रिवीजन हम कर देते हैं जाने से पहले, जिससे कि बहुत आसानी से समझ में आ जाए। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, दोनों तैयार हैं, लीगल होना चाहिए, लीगल एग्रीमेंट के साथ अगर लीगल अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, किसी भी तरह की लेन देन के बारे में दोनों लोग तैयार हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से खत्म हो गया हो, जैसे अर्थक्वेक, फायर या किसी व्यक्ति के मर जाने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, उसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट उसको कहा जाता है जो दो लोगों के बीच में तो हुआ लेकिन दूसरे व्यक्ति ने इस चीज को पूरी तरह से क्या किया कि इलीगल बना दिया या डैमेज कर दिया। कैसे कि आप जबरदस्ती किसी के ऊपर एक्शन करके या फोर्सफुली उसको लेने की कोशिश करना, तो ऐसे में जो ए व्यक्ति है जिससे फोर्सफुली लिया जा रहा है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कर सकता है, वो मना कर सकता है, उसको शून्य माना जाएगा। फोर्थ है इलीगल एग्रीमेंट। इलीगल एग्रीमेंट जो ऐसा जो लॉ के अगेंस्ट एग्रीमेंट हुआ वो इलीगल कहा जाता है। जैसे ब्राउन शुगर की सेल कर देना, किसी ब्राउन शुगर की सेल करने के बारे में एग्रीमेंट करना, वो इलीगल एग्रीमेंट के रूप में जाना जाता। अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या बताया गया था, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें यह कहा जाता है कि एक लिमिटेड पीरियड के बाद अगर आप उसको आप लेने चाहेंगे तो लिमिटेड एक्ट की वजह से यह खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर यह एक्ट खत्म हो जाता है। जैसे कि बताया गया कि एक व्यक्ति ने कुछ सामान उधार लिया लेकिन वो 3 साल तक उस व्यक्ति से पैसे लेने नहीं किया जिसने उधार लिया था, तो इस कंडीशन में भी क्या करेगा कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट के रूप में जाना जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, उसके अगेंस्ट किसी तरह का केस नहीं किया जा सकता है। तो इनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब फॉर्मेशन क्या होगा, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि एक व्यक्ति ने एक्सप्रेस किया दूसरे व्यक्ति से कि हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट दोनों लोगों की हामी के बीच हुआ कि हाँ एक ने टेलीफोन में कहा कि हमें ये पर सामान चाहिए, दूसरे ने कहा ठीक है हम ये लेंगे, इतने रुपए में होगा। तो यहाँ पर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अभी किसी तरह से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, सिर्फ टेलीफोनिक बात हुई लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें
एक व्यक्ति ने एक्शन के तौर पर अपने जो है कॉन्ट्रैक्ट को बनाने की कोशिश की या एक्शन किया, लेकिन दूसरे ने उस एक्शन पे उसको मना नहीं किया, तो इस तरह के इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के रूप में जाना जाता है। जैसे कि कुली की बात की गई, कुली ने क्या किया कि सामान उठाया, सामान उठा के ले जाके उसको उसकी गाड़ी तक पहुंचाया। यहाँ पर बी ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन कुली ने क्या किया कि एक्शन किया और उस एक्शन पे वो हामी थी, तो ये एक तरह के कॉन्ट्रैक्ट हो गया और उसको उस काम के बदले में पैसे पे करने होंगे। काशी कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं, काशी कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं, जिसके अंदर मान लीजिए कि एक सामान गलत जगह पे डिलीवर हो गया या गलत हाथ में पैसे चले गए, जिसको देना था उसके तक ना पहुंचने की बजाय कहीं और पहुंच गया, तो ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, जिसमें हमें उस आदमी तक, उस व्यक्ति तक वो पैसे पहुंचाने होते हैं। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग काशी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसके बाद ई.com कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो कि ईमेल्स या टेलीफोन ईमेल्स या किसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक मोड से किया जाता है। ये होता है, उसको हम लोग साइबर कॉन्ट्रैक्ट के रूप में भी जानते हैं और भी कह सकते हैं क्लिक माउस के कॉन्ट्रैक्ट के रूप में भी जानते हैं। तो ई.com कॉन्ट्रैक्ट जाना जाता है। अब नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, दो लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया और लेकिन कैश के रूप में किया, उस कंडीशन में कि एक ने सामान दिया, दूसरे ने कैश में लिया, तो ये एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, अब एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बताया गया कि एक ने हामी भरी, ए और बी ने के दो लोगों के बीच में बात हुई और बी ने हामी भर दी और ए ने भी हामी भर दी कि इन फ्यूचर में ये काम करेंगे तो इसके बदले में ये चीज़ आपको मिलेगी। ठीक है, दोनों लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, तो इस तरह के एग्रीमेंट को एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट के रूप में जाना जाता है। इसमें एक यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक बिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट में बताया गया कि एक बच्चा मान लीजिए इन फ्यूचर खो जाता है, खो जाने के बाद ए ने ये एग्रीमेंट किया कि ए ने ये बात अनाउंस की कि अगर ए कोई व्यक्ति उसका बच्चा ला कर देगा तो उसको 5,000 रुपये दिए जाएंगे, अगर कोई उसके बच्चे को ढूंढ के ला के देता है तो उसको 5,000 रुपये का ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। बिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है, बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, अब बिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट किस तरह का होता है, बिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें ये प्रॉमिस किया जाता है ए और बी दोनों के बीच में ही, दोनों तरफ से ही कुछ प्रोमिसेस होते हैं जो कि फ्यूचर में किए जाएंगे। मान लीजिए एक ज़मीन खरीदता है, दूसरा उसको परचेस, एक ज़मीन सेल करता है, एक लैंड सेल करता है, दूसरा उसको परचेस करता है। जो परचेस करने वाला उसने कुछ अमाउंट दी, कुछ नहीं दी, दूसरे ने भी ये बात शर्त में रख दी कि जब आप पूरा पेमेंट दोगे तो हम आपको ज़मीन के, लैंड के पेपर्स आपको हैंड ओवर कर देंगे। तो यहाँ पर कुछ पार्ट अभी बचा हुआ है और इसको इन फ्यूचर करने की, कंप्लीट करने की एग्रीमेंट किया गया। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को बिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में जाना जाता है। उम्मीद है कि सारे कॉन्ट्रैक्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो प्रपोजल ऑफर, सेक्शन 2A ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।